हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस आर्ट एग्ज़ाम का लेटेस्ट एग्ज़ाम 2023 में जो पेपर हुआ था आर्ट एजुकेशन का। उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु का हिस्सा नहीं है, यानी कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से रोपड़ भी है। रोपड़ आपका जो कि पंजाब में पड़ता है, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। कालीघाट एक शैली होगी, कालीघाट शैली जहाँ के पटचित्र फेमस थे। तो इनमें से पृथक हो जाएगा आपका कालीघाट, जो कि सिंधु का हिस्सा नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सा है। तो सातवाहन शासकों द्वारा जो निर्मित स्तूप था वो इसमें से था आपका अमरावती स्तूप, है ना। आपका भरहुत और सांची आपके शुंगकालीन हो जाएंगे। मुख्य रूप से देखा जाए तो सारे ही स्तूप आपके मौर्यकालीन थे, लेकिन बाद में इनका जीर्णोद्धार कराया गया था। जो उसके बाद के शासक आए थे, जैसे सांची और भरहुत का करवाया था शुंग शासकों ने, अमरावती का करवाया था आपका सातवाहन शासकों द्वारा, है ना। तो सातवाहन शासकों द्वारा जो निर्मित स्तूप है वो अमरावती स्तूप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी निर्मित है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मातृ देवी की प्रतिमा बनी है वो मुख्य रूप से टेराकोटा टेराकोटा आपको ज्ञात ही होगा। टेराकोटा यानी कि पकाई गई जो मिट्टी होती है, पक्की मिट्टी का जो भी मृण मूर्ति बनी होगी। मृण मूर्ति मूर्ति का मतलब मिट्टी की मूर्ति, है ना। तो पकाई गई मिट्टी की जो मूर्ति होगी उसी को टेराकोटा कहते हैं, या फिर चिकोटी पद्धति कहते हैं। टेराकोटा का ही एक दूसरा नाम है चिकोटी भी है। मेन रूप से जो प्रचलित में होता है वो टेराकोटा ही होता है ना। तो टेराकोटा हो गया इसका आंसर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त मुहरें निर्मित हैं, किस चीज़ से बनी है मुहरें। तो इसमें से मुख्य रूप से आपका स्टेटाइट पत्थर से बना था यहाँ की मुहरें, है ना। हम इसको साबुनी पत्थर कह सकते हैं या फिर स्टेटाइट पत्थर कहें, है ना। ये स्टेटाइट पत्थर की मुख्य रूप से बनी होती थी यहाँ की मुहरें, जो 2.5 इंच वर्गाकार में होती थी। देखा जाए तो आयताकार, वर्गाकार, है ना, इस प्रकार से मुहरें बनी होती थी, लेकिन अधिकतर जो है वो वर्गाकार मिली हैं, और 2.5 इंच वर्गाकार ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति बनाने की प्रक्रिया थी, कौन सी प्रक्रिया। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो नर्तकी मिली है, जिसको हमने कांसे की नर्तकी कहा, वो किस प्रक्रिया से बनी है। तो देखिए, डोगरा कास्टिंग, बलुआ कास्टिंग, नक्काशी, या फिर लास्ट वैक्स कास्टिंग। तो देखिए, बलुआ कास्टिंग और नक्काशी जो है दोनों इसमें से हट जाते हैं, बचे आपके डोगरा कास्टिंग और लास्ट वैक्स कास्टिंग। तो देखिए, डोगरा और लास्ट वैक्स दरअसल एक ही चीज़ है। देखा जाए तो लास्ट वैक्स का मतलब वैक्स का मतलब ही होता है मोम। तो द्रवी मोम तकनीक इसको कह सकते हैं, मधुचिष्ट कह सकते हैं, मत्स्यचिष्ट कह सकते हैं, है ना। जिसमें पहले मोम की मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसको मिट्टी का लेप उस पर लगाया जाता है, फिर उसको सुखा के पका के और फिर उसको गर्म करेंगे, उसमें एक छेद करेंगे, तो जो गर्म करने के बाद उसका मोम निकल जाएगा, फिर उसमें धातु पिघलाकर डाली जाती है। तो दरअसल डोगरा और लास्ट वैक्स वही हुई, लेकिन फ़र्क ये है कि डोगरा आपका थोड़ा सा अलग परिप्रेक्ष्य में यूज़ किया जाता है। जो बस्तर छत्तीसगढ़ वाली जो टेक्निक है उसको डोगरा के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से। ये जो सिंधु घाटी के परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे तो वो लास्ट वैक्स कास्टिंग इसका मुख्य आंसर हो जाएगा, सही आंसर है। ये आपका अभी जो नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था, एनवीएस और केवीएस दोनों में रिपीट हुआ, ठीक है। तो इसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी जगह गुजरात में है, या फिर यह जगह गुजरात में कहाँ है। तो गुजरात की जगह जो बतानी है हमें वो हो जाएगा इसमें से मुख्य रूप से लोथल, है ना। हड़प्पा पाकिस्तान में हो जाएगा, कालीबंगा गुजरात में हो जाएगा, है ना। और इसमें से राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में हो जाएगा, है ना। तो इसका मुख्य आंसर होगा गुजरात, लोथल गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान में सिंधु घाटी स्थल का नाम, राजस्थान का जो सिंधु घाटी स्थल है
वो मुख्य रूप से इसमें हो जाएगा कालीबंगा। धौलावीरा आपका गुजरात हो गया, लोथल आपका गुजरात हो गया, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। राजस्थान की जो जगह है वो कालीबंगा इसमें से हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर जो लेख के रूप में मिले हैं हमें, तो लेख के रूप में इसमें से मुख्य रूप से लिपि मिली है। बाकी ये सारी चीज़ें जो मिली हैं वो लेख के रूप में हम नहीं कह सकते हैं, वो मुख्य रूप से चित्र के रूप में मिली हैं या फिर सजावट के रूप में मिली हैं। तो लिपि इसमें मुख्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त देवी आकृति निर्मित होती थी मुख्य रूप से। तो देवी आकृति चाहे हम मातृ देवी की बात करें, पहले वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी गई है ना। तो टेराकोटा से निर्मित हो जाएंगी मुख्य रूप से बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार। तो हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष धड़ का जो आकार था वो विशालकाय नहीं था, वो लाइफ साइज यानी कि जीवन चरित्र आकार जो नॉर्मल साइज होता है, नॉर्मल साइज यानी कि जो नॉर्मली किसी मानव की हाइट होती है उसके आकार का भी वो नहीं था, जीवन चरित्र आकार का भी वो नहीं था, वो था लघु आकार का। लघु या आकार यानी कि मिनिएचर साइज है ना, छोटा आकार, क्योंकि इंच में उसकी हाइट मिली है तो लघु आकार का ये हो जाएगा, लघु आकार, ध्यान रखें। क्योंकि हड़प्पा से जो दो प्रमुख धड़ मिले थे, दो प्रमुख मूर्तियां मिली थी। एक पुरुष धड़ था जिसकी बात की जा रही है, पुरुष धड़ जिसको अपूर्ण नर धड़ भी कहते हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से बना था। लगभग 9 सेंटीमीटर के लगभग उसकी हाइट थी, अगर इंच में देखें तो 3.3 इंच के समथिंग उसकी हाइट थी, है ना। तो ये पुरुष धड़ था। अपूर्ण नर धड़ की बात की जा रही है जो लाल बलुआ पत्थर से बना था, जिसमें आपने देखा होगा कि एनवीएस के एग्जाम में भी ये रिपीट हुआ था, है ना। वही वाली ये बात कर रहा है। धड़, दो धड़ थे, एक दूसरा था वो नटराज प्रतिमा थी जिसको नटराज प्रतिमा कहा गया। उसकी हाइट भी लगभग 9.2 सेंटीमीटर के लगभग थी, इंच में 3.7 इंच के लगभग थी। और वो जो था काले स्लेटी पत्थर से बना था या फिर काले रंग का के पत्थर से बना था, जिसको नटराज प्रतिमा कहा गया या फिर नटराज के रूप का घोतक जिसको बताया गया, है ना। उसको नर्तकी की प्रतिमा भी कहा वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। बात की जा रही पुरुष धड़ की, तो पुरुष धड़ या फिर अपूर्ण धड़ कहें। और इसको जॉन मार्शल ने योगी का रूप इसको कहा था। जैन विद्वानों का मानना था कि ये ऋषभनाथ यानी कि उनका जो प्रथम तीर्थंकर थे उनकी प्रतिमा थी, है ना। खैर, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की जो प्रखरता है वो किस प्रकार की है। प्रखरता की अगर हम बात करें तो देखिए, शैलीगत थी, अमूर्त थी, योजनाबद्ध थी या फिर वास्तविक थी, है ना। तो ये मुख्य रूप से इसका आंसर चला जाएगा, ये वास्तविक बनी थी। हड़प्पा से पुरुष धड़ जो बना था वो एक वास्तविक रूप का बना था, है ना। इसके अलावा देखिए, ये वही पुरुष धड़ है जिसकी अभी ऊपर बात की जा रही थी। इसके अलावा ये पात्र दिखाया गया है और ये पात्र आपको पहचानना है। इस चित्र में दर्शित मिट्टी का जो बर्तन है वो किस सभ्यता से संबंधित है। तो सीधे सीधे ये आपका मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता का हो जाएगा। सिंधु सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं किस देवता को दर्शाते हैं। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त जो कांस्य प्रतिमाएं बनी थी वो मुख्य रूप से बुद्ध की प्रतिमाएं बनी थी, बुद्ध प्रतिमाएं। क्योंकि गुप्त काल में देखा जाए तो बनी थी कांस्य प्रतिमाएं बनी थी बिहार से, आपके सुल्तानगंज की जो प्रतिमा बनी थी 1 टन वजनी, जो बनी थी आपकी बर्मिंघम संग्रहालय में है, बुद्ध की एक मूर्ति, है ना।
तो गुप्त काल की ही थी, ठीक है, उस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में काल में केंद्र बना था, कला का केंद्र बना था या फिर मूर्ति कला का केंद्र था, है ना। कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना था, तो कांस्य प्रतिमाएं यानी कि मूर्ति कला की बात कर रहा है। तो नालंदा जो है मुख्य रूप से बना था आपका पाल काल के अंतर्गत, है ना, क्योंकि पाल वंश के अंतर्गत गया, कुकीहार गया जो है वो मूर्ति कला का केंद्र था, मूर्तियां वहां पर बनती थी, कांस्य मूर्तिमाएं बनती थी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है पाल काल के अंतर्गत जो है बात की जा रही है कुकीहार गया की, है ना। गया बिहार का है या फिर नालंदा भी वहीं पर है, तो स्पष्ट रूप से उसी की बात की जा रही है, ठीक है, इतना ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का क्या कारण था, प्रचुरता यानी कि उनकी अधिकता, है ना, अधिक बनने के कारण चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का क्या कारण था। तो मुख्य रूप से अगर इसकी प्रचुरता का कारण देखें तो मंदिर उत्सवों के लिए ये बनाई जाती थी वहां पे, है ना। मंदिर उत्सवों के यानी कि मेन केंद्र हो गया मंदिर में जो उत्सव होंगे, जो भी प्रमुख पर्व होंगे, तभी मंदिर मूर्तियां बनेगी, उसी के लिए मूर्तियां बनेगी। तो उसके बाद जो है श्रद्धालु वगैरह आएंगे और मूर्तियां वगैरह भी खरीद के ले जाएंगे। खैर, इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में व्यापक पैमाने पर भवन निर्माण गतिविधि के अंतर्गत जो है भवन निर्माण गतिविधि किसके अंतर्गत शुरू हुई थी। तो भवन निर्माण यानी कि 13वीं सदी की बात कर रहा है, तो 13वीं सदी के अंतर्गत हमें ये ध्यान रखना है कि लगभग 12वीं सदी के लगभग आपका स्टार्ट हो गया था कि सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की, है ना। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, है ना। तो टोटली सल्तनत काल का टाइम पीरियड रहा। तो आपका 13वीं सदी के लगभग की बात कर रहा है, तो दिल्ली सल्तनत सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 277, ठीक है। तो देखिए मातृ देवी का जो संग्रह है, मातृ देवी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मातृ देवी की मूर्ति संग्रहित की गई है, सुरक्षित है, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हो जाएगी, ठीक है। दो ही महत्वपूर्ण संग्रह थे यहाँ पे, एक तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और दूसरा कराची संग्रहालय, और इनमें से अधिकतर मूर्तियां जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ही संग्रहित है। जो सिंधु घाटी की मूर्तियां हैं उनमें से आपका एक मूर्ति शिल्प है जो दुसाला ओडे योगी का है या फिर पुजारी की मूर्ति का है, वो आपका कराची संग्रहालय में है। नहीं तो अधिकतर जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके अलावा देखिए कुषाणकालीन कटरा टीला से प्राप्त बुद्ध की बैठी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है। तो कटरा टीला यानी कि मथुरा से जो प्राप्त प्रतिमा थी वो आपकी मथुरा संग्रहालय में ही संग्रहित हो जाएगी, मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखें इसका आंसर, क्योंकि अधिकतर जो मूर्तियां हैं वो हम वहीं पर संग्रहित हैं। आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, इस प्रकार का जो ये है, अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल अंकित है ना। तो इस फूल का नाम बताना है, फूल की बात की जा रही है तो ये वाला फूल की बात की जा रही है ना। तो क्वेश्चन है कि दिए हुए चित्र में अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल अंकित है। तो ये जो फूल होगा ये कमल का फूल होगा, है ना। इसको कमल का फूल कहें या फिर अवांगमुखी कमल, अवांगमुखी कमल इसको कहते हैं, यानी कि उल्टा कमल की बात हो रही है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री गारा बनाने में प्रयुक्त नहीं किया गया था, है ना। तो कौन सा नहीं किया गया था, देखिए इसमें बजरी का प्रयोग किया गया है, खड़िया का प्रयोग किया गया है, मेथी दाना का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। तो सीमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। बजरी, खड़िया, मेथी दाना और काली दालें, इस प्रकार का जो उनको भिगोने रखा जाता था लॉन्ग टाइम तक, फिर उसका लेप बना के और
दीवार पर लगाया जाता था। ये सीमेंट से भी स्ट्रांग होता था उस टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, आज के टाइम पे भी जो सुरक्षित है। तो सीमेंट जो है ये आधुनिक चीज होगी, तो इसका प्रयोग वहां पर नहीं होगा। ठीक है, देखिए अजंता की किस गुफा में मरती हुई राजकुमारी का चित्र है? तो मरती हुई राजकुमारी सभी को पता होगा, गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी से संबंधित और भी चित्र थे, जैसे नंद का वैराग्य, है ना, और बुद्ध की पाठशाला, नंद की शिक्षा, है ना। तो लगभग एक ही चित्र के, इसी चित्र के हम कह सकते हैं कि पार्ट थे, या एक ही स्टोरी से रिलेटेड वो था, जिसमें भगवान बुद्ध जो है अपने भाई नंद को वैराग्य बना देते हैं, उसको शिक्षा देते हैं। तो पूरी स्टोरी जो है रिलेट की गई है। फिर नंद का वैराग्य होता है, और वैराग्य होने के बाद जो है, जब वो स्टोरी उसकी पत्नी नंद की पत्नी तक पहुंचती है, तो वो मूर्छित अवस्था में चली जाती है ना, मूर्छित हो जाती है। तो उसी स्टोरी को वहां पर चित्रित किया गया है। तो उस संपूर्ण स्टोरी में से एक भाग हो गया मरती हुई राजकुमारी, या फिर मरणासन राजकुमारी, है ना। बाकी उस पार्ट को, शिक्षा की पार्ट को, नंद की शिक्षा शिक्षा जो दे रहे हैं वो बुद्ध की पाठशाला कहलाएगी, बुद्ध की पाठशाला में नंद का वैराग्य, है ना। इस प्रकार के जो है एक स्टोरी के चित्र हो गए अलग अलग। अजंता के अधिकांश चित्रों में के विषय इनमें से रहे हैं। अधिकांश चित्रों के विषय जो है बौद्ध धर्म ही रहे हैं, क्योंकि जैन, ईसाई, हिंदू, इन धर्मों से संबंधित ऐसे कोई चित्र वहाँ पे नहीं प्राप्त हुए हैं। 547 जातक कथाओं का वर्णन हमें वहाँ पे मिलता है। तो बौद्ध धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। पेपर के लेवल काफ़ी इजी था, तो इस प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिए माया देवी का जो स्वप्न था अजंता की गुफा संख्या 2 में, वो चित्र हो जाएगा माया देवी का स्वप्न। ठीक है, इसके अलावा शुंग काल में निर्मित स्तूप निम्नलिखित में से किन सामग्री का प्रयोग हुआ है? शुंग काल के स्तूप में निर्मित स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री प्रयोग हुई है? तो देखिए इसमें मुख्य रूप से पाषाण का प्रयोग किया गया, स्टिका और पाषाण का प्रयोग किया गया, क्योंकि समस्त 84,000 स्तूप जो है मौर्य काल में अशोक द्वारा बनवाए गए थे, लेकिन शुंग काल में जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है उनमें से अधिकतर जो है ध्वस्त करवा दिए थे। बाद में पुष्यमित्र शुंग के बेटे जो आए अग्निमित्र, उनके द्वारा कुछ स्तूप बनवाए भी गए हैं। इन्हीं में से आपका शुंग काल के स्तूप में से आप हम देखते हैं भरूच और सांची के स्तूप, जिनको बाद में पत्थरों से बनवाया गया या फिर पत्थरों से ढकवाया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, भवन निर्माण में आर्केड तरीके में परिवर्तन का परिचय। तो आर्किएट देखिए इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर वास्तुकला, गुफा वास्तुकला और स्तूप वास्तुकला में हमें इस तरीके की चीज कहीं देखने के लिए नहीं मिली थी। तो मुख्य रूप से आर्किएट जो शब्द, ट्राइबेट और आर्किएट जो शब्द थे वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित हो जाएंगे। तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला में ट्राइबेट तरीके के अंतर्गत क्या आता है? तो ट्राइबेट तरीके के अंतर्गत मुख्य रूप से ब्रैकेट, स्तंभ और लिंटन, है ना, ये वास्तुकला के अंतर्गत आ गया ट्राइबेट तरीके से। देखिए अभी बात की जा रही है, वही क्वेश्चन ये है, आर्किएट और ट्राइबेट, तो यानी कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला की ही बात की जा रही है। तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला में देखिए तोरण आपका स्पष्ट रूप से स्तूप से संबंधित हो जाएगा, पत्थर, ईंट, धातु ये आपके मंदिर से संबंधित हो जाएगा, कंक्रीट, ईंट, पत्थर भी मंदिर निर्माण से संबंधित, या फिर बाकी के जो स्टार्टिंग के हमने देखे हैं। ठीक है, तो ब्रिकेट, स्तंभ और लिंटन इसमें से डिफरेंट है, तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुतुब मीनार की लंबाई, तो कुतुब मीनार की लंबाई, सही लंबाई जो है 234 फीट के लगभग हो जाएगी। ये जेन्युइन आप इतना अंदाजा लगा के भी सही कर सकते हैं, क्योंकि 432 के लगभग बहुत ज़्यादा हाइट है। 500 फीट, अगर 232, 234, 236 ऐसा रहता तो कन्फ्यूज़न की बात थी। 234 स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाना चाहिए था। देखिए इसके अलावा
कुतुब मीनार इनके साथ भी संबंधित है। अब देखिए आयोग ने इसका आंसर बताया है सही, कुतुबुद्दीन मोइन। क्योंकि देखा जाए तो वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक सही होना चाहिए था, और अगर इल्तुतमिश होता तो वो सही होना चाहिए था ना। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं। अगर आप लोगों को किसी को कोई जानकारी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कुतुबुद्दीन मोइन किस प्रकार इससे संबंधित है ना। तो ये थोड़ा सा विवादित है मेरे लिए। देखिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार इन आकारों के मिश्रण से बना है। तो कुतुब मीनार का मुख्य आकार जो हो जाएगा गोलाकार और पॉलीगोनल। पॉलीगोनल और गोलाकार, गोलाकार का ही एक प्रकार होता है पॉलीगोनल, ठीक है। गोलाकार सही है, त्रिकोणीय नहीं है। वर्गाकार ठीक है, नहीं वर्गाकार नहीं होगा, गोलाकार इसमें सही हो जाएगा। त्रिकोण वर्गाकार तो वैसे भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर पॉलीगोनल और गोलाकार, क्योंकि इस प्रकार की आकृति है कुतुब मीनार की और इसी प्रकार जो है ऊपर की ओर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अजंता के भित्ति चित्र पद्मपाणि बौद्ध सत्ता चित्र में निम्नलिखित में से बुद्ध के दाएं हाथ में इनमें से किस पुष्प को दिखाया गया है। तो कमल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुड़हल गेंदा गुलाब इनमें से कहीं से भी संबंधित नहीं है। तो कमल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इनमें से ये जो आकृति है, ये जो चित्र है, ये आपको बताना है कि किस चीज का ये चित्र है। कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा दिए हुए फोटो में दर्शित मकबरे से प्रेरित है। कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा दिए हुए फोटो में दर्शित मकबरे से प्रेरित है। देखिए इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, ये जो है ताजमहल सही किया है। लेकिन ताजमहल की आकृति तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ताजमहल तो ये नहीं है स्पष्ट रूप से। बीबी का मकबरा के ज़्यादा नज़दीकी ये है ना। बीबी की मकबरे जैसा है, लेकिन बीबी के मकबरे से भी डिफरेंट ये है। हुमायूं का मकबरा है नहीं, और एतमादुद्दौला का मकबरा भी इससे डिफरेंट है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन को अगर देखें तो कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा दिए हुए फोटो में दर्शित मकबरे से प्रेरित है, या फिर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि किस मकबरे से ये मकबरा प्रेरित है या प्रभावित है ना। तो ताजमहल से प्रभावित हो सकता है ना। इस प्रकार पूछा जाए तो फिर ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है विवादित है मेरे लिए। बाकी आपको अगर सही आंसर इसका पता हो तो आप लोग बताएं। 292 का जो क्वेश्चन है, देखिए कुतुब मीनार पर बनी सजावट में सम्मिलित है। कुतुब मीनार पर कौन सी सजावट है। तो इसमें मुख्य रूप से कैलीग्राफी और पत्तियां इसमें उत्कीर्ण हो जाएंगी, क्योंकि कैलीग्राफी का मतलब है इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, तो उसी से मतलब है कैलीग्राफी और पत्तियां। बाकी रेखाएं ज्यामितीय आकार और ये कॉमन से चीज होगी, लेकिन ज़्यादा से नज़दीक है वो कैलीग्राफी और पत्तियां। ये वाला क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था नवोदय में, नवोदय या फिर नेट के पेपर में ये रिपीट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 293। ये क्वेश्चन है, संगमरमर पर जॉस्पर से जड़ित कैलीग्राफी में लिखी हैं। संगमरमर पर जॉस्पर से जड़ित है ना। तो अधिकतर जो जड़ित या फिर कैलीग्राफी में लिखी होती थी इंडो इस्लामिक स्मारकों में, वो कुरान की आयतें लिखी होती थी। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद 294 वाला जो क्वेश्चन है, गोल गुंबज स्थित हो जाएगा आपका सीधे सीधे बीजापुर में। अगला क्वेश्चन है, फाहियान भारत किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था। तो फाहियान आया था भारत में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने, ठीक है। और फाहियान आपका मुख्य रूप से गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे, ठीक है। बाकी वैनसंग आपका हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश था, हर्षवर्धन काल में आया था भारत।
बात की जा रही है फाहियान, तो बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गुफा संख्या में अजंता के आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं? कहने का मतलब सबसे प्राचीन गुफाएं पूछ रहा है, तो 9वीं 10वीं इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वीं 10वीं गुफा जो है अजंता की, वो सबसे प्राचीन गुफा चित्र हो जाएंगे। देखिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर छपे हुए फोटो में जो पेंटिंग दी है उसकी शैली पहचानिए। तो इस प्रकार की जो चित्र थे मुख्य रूप से वो राजस्थानी शैली में हमें देखने के लिए मिले। राजस्थानी शैली में, जिसमें हम देखते हैं ऊंट पर राजा और रानी के जो चित्र हैं, इस विषय को मुख्य रूप से ढोला मारू विषय चित्र भी कहते हैं। ठीक है, अधिकतर इस प्रकार के जो चित्र थे वो आपके मेवाड़ शैली में बने थे। ढोला मारू विषय चित्र है ना, विषय चित्र एक विषय हो गया, मतलब इस एक ही विषय को रिपीट किया गया बार बार। लेकिन पर्टिकुलर ढोला मारू चित्र की बात करें तो जोधपुर में दाना चित्रकार द्वारा वो बनाया गया था। ढोला मारू चित्र, पर्टिकुलर पेंटिंग का जो टॉपिक है वो ढोला मारू है, तो वो जोधपुर का दाना चित्रकार हो जाएगा। लेकिन अधिकतर विषय इस प्रकार के जो चित्रित किए गए वो मेवाड़ शैली में चित्रित किए गए। ठीक है, ध्यान रखें, राजस्थानी शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। 298 वाला जो क्वेश्चन है, दक्कन लघुचित्र में शीर्षक पोलो खेलती चांद बीबी में चित्र में जो चांद बीबी है वो कौन है? चांद बीबी पोलो खेलते हुए जो चित्र है उसमें चांद बीबी कौन है? देखा जाए तो चित्र वैसे चांद बीबी पोलो खेलते हुए गोलकुंडा है, लेकिन इसका आयोग ने सही किया है बीजापुर की रानी थी। रानी बीजापुर की हो सकती है। थोड़ा इस क्वेश्चन के ऊपर मेरे को भी ठीक से कंफर्म नहीं है, आपको कंफर्म हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि रानी बीजापुर की थी, है ना। गोलकुंडा में चित्र गोलकुंडा का था, ऐसा हो सकता है। इस दृष्टि से बीजापुर की रानी सही हो सकता है आयोग के हिसाब से, है ना। इसके अलावा मुगल लघु चित्र जो है मुख्यतः बने हैं आपके, इसमें आयोग ने हैंडमेड पेपर बताया है, हस्त निर्मित पेपर। ठीक है, हस्त निर्मित पेपर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए लघु चित्रण में लेपिस लाजुली जो रंग है उसको, नीले रंग को लेपिस लाजुली कहते हैं। अल्ट्रा मैरिन ब्लू जो है उसको लेपिस लाजुली कहते थे, जो फारस से मंगाया जाता था, है ना। और मुख्य रूप से अजंता के चित्रों में हमने देखा है कि अजंता में भी जो है फारस से ये मंगाया जाता था। देखिए इसके अलावा इसके काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से देखिए जहांगीर के काल में, कहने का मतलब है चरमोत्कर्ष काल जो है वो किसके टाइम पीरियड में रहा? मुगल कला का। तो चरमोत्कर्ष काल आपका जहांगीर के काल में, यानी कि वैज्ञानिकता और यथार्थता, चरमोत्कर्षता कब होगी? जब यथार्थता होगी चित्रों में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनेंगे, तो उसमें उच्चता को प्राप्त हो जाएगी चित्रकला, है ना। तो जहांगीर के काल में भी जहांगीर के काल में ही श्रेष्ठता पर पहुंची थी मुगल चित्रकला। देखिए इसके अलावा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन चित्रित लघु चित्र बाज शीर्षक का चित्रकार बताना है, यानी कि बाज किसका चित्र था? तो उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया था। मंसूर जो है जहांगीर कालीन चित्रकार हो जाएगा, जहांगीर का प्रिय चित्रकार हो जाएगा, और जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि भी इसको दी थी। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, इसमें लघु चित्रों में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है। तो अधिकतर जो राजाओं के चरित्र मिलते हैं वो मुगल लघु चित्रण में मिलते हैं हमें। मुगल लघु चित्रण में इसके अधिकतर राजाओं के अधिकतर चित्र हमें देखने को मिलते हैं। देखिए लघु चित्र गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कृष्ण किसके द्वारा बनाया गया है? तो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए कृष्ण, यानी कि गिरि गोवर्धन हम कहें, गोवर्धन धारण हम कहें, और भी विभिन्न नामों से जाना जा सकता है। तो मिस्किन द्वारा बनाया गया था गोवर्धन धारण चित्र, गिरि गोवर्धन, है ना। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक रेखांकन पृष्ठभूमि
आकृति कार्य, व्यक्ति चित्रण व पूर्ण वाद्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था। कहने का मतलब स्पष्ट रूप से हम समझें इसको तो रेखांकन, पृष्ठभूमि, आकृति कार्य, व्यक्ति चित्रण, बाह्य रेखांकन, है ना, इस प्रकार की डिफरेंट विशेषताएं किस लघु चित्रण शैली में हमें देखने के लिए मिलती हैं? तो मुख्य रूप से हमें मुगल लघु चित्रण में देखने के लिए मिलता है ना, जिसमें हमने देखा कि बसावन जो है पृष्ठभूमि बनाने के लिए फेमस था। भित्ति चित्रकार के रूप में हमने देखा दसवंत, बस पक्षी चित्रकार के रूप में हमने देखा मिस्किन, शिकार के दृश्यों के लिए मनोहर, है ना। तो ये डिफरेंट विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो वो आपका मुगल लघु चित्रण हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें से, बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? बसावन जो है मुख्य रूप से अकबर के काल का मुख्य रूप से चित्रकार था। अभी बात की हमने, ये जो चित्र है कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन, चित्र में कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। गिरी गोवर्धन, गोवर्धन धारण हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन वही था, रिपीट हुआ है ओनली, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था। क्यों प्रभाव था ये हमें बताना है, ठीक है। क्योंकि बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे, है ना, ये वाला ज़्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि मुगलों के साथ अच्छे राजनीतिक संबंध थे। ये कहीं से सही सिद्ध नहीं होता है। मुगल चित्रकला की नकल थी, बीकानेर में मुगल लघु चित्र मौजूद थे, ऐसा नहीं है। बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे। बीकानेर के जो अधिकतर चित्रकार थे वो मुस्लिम थे, जिसमें से अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन हमने देखे, है ना। तो दरअसल वो मुगल दरबार से ही आए थे, मुगल दरबारी कलाकारों के ही वो वंशज थे। तो इसलिए बीकानेर शैली में के लघु चित्र जो है मुगल चित्रकला से प्रभावित थे, या उन पर प्रभाव था मुगल चित्रकला का, है ना। देखिए नूरुद्दीन किस जगह से के कलाकार थे? तो नूरुद्दीन अभी हमने बात की कि बीकानेर के चित्रकार थे, वही एक क्वेश्चन जो है जोड़ जोड़ के बने हैं, उनकी कड़ी जुड़ी हुई है ना। अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन अभी हमने बात की थी, तो बीकानेर के वो कलाकार हो जाएंगे। देखिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीक जो थी वो क्या थी? राजस्थानी लघु चित्रकला की चित्रण की तकनीक, तो इसकी टेम्परा थी, टेम्परा हो गया, टेम्परा होना चाहिए था। तो टेम्परा इसकी मुख्य चित्रण तकनीकें थी। एक्रेलिक, तेल रंग, जल रंग इसमें से कोई भी नहीं था, टेम्परा था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रह में मारो रागनी चित्र किस राजस्थानी लघु चित्रकला शैली से है? तो मारो रागनी जो चित्र था वो मेवाड़ का था, साहबदीन द्वारा बनाया गया था मारो रागनी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी के चित्रकार कौन है? तो सभी को पता है, निहाल चंद इसके कलाकार थे। बनी ठनी, उसको भारत की मोनालिसा भी कहा गया है ना, निहाल चंद द्वारा बनाया गया है। और आपका निहाल चंद जो थे सावंत सिंह के दरबारी कलाकार थे। बीकानेर ये सॉरी आपके जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है ना, बनी ठनी किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का ही श्रेय जाता है निहाल चंद को, और आपकी सावंत सिंह को। और सावंत सिंह की जो प्रेयसी थी बनी ठनी, जिसका वास्तविक नाम जरीना या फिर विष्णुप्रिया था। इसके अलावा चित्रकार दाना, दाना चित्रकार द्वारा चौगान प्लेयर्स किस राजस्थानी लघु चित्रकला की देन है? तो दाना चित्रकार का मैंने आपको बताया था कि चौगान प्लेयर जो है वो जोधपुर शैली का हो जाएगा। चौगान प्लेयर जोधपुर शैली का दाना चित्रकार द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा ये जो चौगान प्लेयर होगा वो जोधपुर से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर राजस्थानी लघु चित्र कला शैली में चित्रित राम भरत मिलाप चित्र के चित्रकार बताने हैं।
तो राम भरत मिलाप जो चित्र था उसके चित्रकार थे गुमान, जयपुर शैली के, है ना। ये फेमस चित्र रहा है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्रकला शैली में कोटा शैली ने किस विषय में चित्रण की विशिष्टता हासिल की है? तो कोटा शैली ने मुख्य रूप से 12 मासा चित्रों के लिए विशिष्टता हासिल की है। तो नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उस राजा का नाम बताइए जिसने व्यक्ति चित्र में किशनगढ़ जिनके व्यक्ति चित्र हमें किशनगढ़ चित्रकला में मिलते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा सामंत सिंह। सामंत सिंह ही संबंधित थे आपकी किशनगढ़ शैली से। राम भरत मिलाप, राम भरत मिलाप में कितनी मानव आकृतियां हैं ये वाला बताना था। राम भरत मिलाप जो है आपके गुमान चित्रकार द्वारा बनाया गया है, अभी ऊपर रिपीट हुआ था, जयपुर शैली का जो चित्र है। तो इसमें 40 से ज़्यादा आकृतियां थी, 40 से ज़्यादा। इसका सही आंसर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसौली शैली में चित्रित रसमंजरी पर किस शैली का प्रभाव था? तो रसमंजरी पर जो था देवीदास द्वारा बनाई गई रसमंजरी के चित्र और भानुदत्त द्वारा लिखी गई रसमंजरी, है ना, जो देवीदास का चित्र था। खैर इसमें जो था पश्चिम भारतीय लघु चित्रों की जो थे प्रभाव था, पश्चिम भारतीय लघु चित्र शैली की इस पर विशेषता थी या फिर इसका प्रभाव उस पर पड़ा था। इसके अलावा बंगाली चित्र शैली में वास चित्रण कहाँ से प्रभावित है? जो बंगाल चित्र शैली का वॉश टेक्निक थी वो कहाँ से प्रभावित है? तो वो जापानी चित्रकला से प्रभावित था। नंबर 3 इसका सही आंसर होना चाहिए था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम किया? तो कृष्ण रेड्डी ने मुख्य रूप से एचिंग सीरीज में काम किया। कृष्ण रेड्डी का एक फेमस पेंटिंग थी वॉरपूल, और हर बार इसमें पूछा जाता है वॉरपूल या फिर भंवर। कृष्ण रेड्डी का वो काम था, एचिंग में बना था। इसके अलावा वे कौन से भारतीय मूर्तिकार हैं जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प में जनजातीय जीवन को दर्शाया है? तो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए राम किंकर बैज, जिन्होंने मुख्य रूप से संथाल जनजाति से संबंधित मूर्ति शिल्प बनाए थे। ये संथाल परिवार, इस प्रकार के चित्र बनाए थे राम किंकर बैज ने। चित्र नहीं, मूर्ति शिल्प की बात की जा रही, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगला है, राजा रवि वर्मा पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों को घर घर में पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किस छापा कला की तकनीक का प्रयोग किया उन्होंने? तो उन्होंने लिथोग्राफी प्रेस खोली थी जो ओलियोग्राफ में छपे थे। ओलियोग्राफ उनको ओलियोग्राफ टेक्निक कहते हैं। तो ओलियोग्राफ का उन्होंने प्रयोग किया था। उसके अलावा देवी प्रसाद राय चौधरी की जो मूर्ति थी श्रम की विजय मूर्ति शिल्प कहाँ पर संग्रहित है? तो ये आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित था। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। देखिए इसके अलावा वॉश चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो अंतिम प्रक्रिया वॉश चित्रण में जो लास्ट की जो प्रक्रिया पूछी गई थी, तो टिंट लगाना, टिंट यानी कि हाईलाइट, है ना। बाकी घोटाई इससे संबंधित नहीं था। मुख्य चीज पूछी गई थी अंतिम प्रक्रिया इसमें से, है ना। तो घोटाई वगैरह था नहीं, मुख्य रूप से टिंट लगाना इसका अंतिम प्रक्रिया थी। इसके अलावा नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन था? तो इसमें से हरिपुरा पैनल के जो चित्र उन्होंने बनाए थे
1938 के लगभग हरिपुरा गुजरात में। दिनचर्या उनका मुख्य विषय था। दिनचर्या जिसमें से हल जोतता है वो किसान है ना, या फिर कृषक जीवन से संबंधित मुख्य रूप से आम दिनचर्या जो उनकी थी उससे संबंधित चित्र बने थे। हरिपुरा पैनल के जो चित्र बने थे, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा गुजरात में 1938 के लगभग, तब ये चित्र बने थे। उससे पहले 1937 के लगभग फैजपुर पश्चिम बंगाल के उन्होंने चित्र बनाया कांग्रेस के अधिवेशन के लिए। उससे जस्ट एक साल पहले 1936 में उन्होंने लखनऊ अधिवेशन के लिए चित्र बनाए थे, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के लिए 1936 में। 1937 में फैजपुर पश्चिम बंगाल, 1938 में हरिपुरा गुजरात के चित्र। 1939 में उन्होंने बड़ौदा के कीर्ति मंदिर की सज्जा की थी, है ना। तो नंदीलाल से संबंधित ये कुछ पॉइंट थे। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला चित्रकार का जन्म हंगरी में हुआ था? तो हंगरी से संबंधित मुख्य रूप से अमृता शेरगिल ही थी। हंगरी में उनका जन्म हुआ था, उनकी कर्मभूमि मुख्य रूप से भारत रही। अगला क्वेश्चन है इसमें से, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थसारथी चित्रित किया गया? तो अवनींद्रनाथ का कौन सा शिष्य था जिसके द्वारा पार्थसारथी चित्र बनाया गया था? तो वो थे नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का ही चित्र था पार्थसारथी। 338 जो है आपका अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित 3 लड़कियों का माध्यम, उनका जो प्रिय माध्यम था मुख्य रूप से वो ऑयल रंग में काम करते थे, है ना। अमृता शेरगिल जो थी 3 लड़कियां, तो तेल रंग उनका 3 लड़कियां जो चित्र था उसका माध्यम था, मीडियम। देखिए 329 का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राम किंकर बैज द्वारा निर्मित सांथाल परिवार का क्या माध्यम था? तो सांथाल परिवार का जो माध्यम था, देखिए कांस्य में नहीं बना था, लकड़ी में नहीं बना था, टेराकोटा में था ही नहीं, कंक्रीट में इसका आंसर हो जाएगा, है ना। राम किंकर बैज द्वारा संथाल परिवार का कंक्रीट में बना था ये वाला मूर्ति शिल्प, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए प्रदर्शित सभी चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? तो अभी बात हुई थी नंदलाल बोस के ये सारे के सारे चित्र थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकार गुलाम रसूल संतोष GR संतोष द्वारा चित्रित शीर्षक ज्योतिर्लिंग को किस रंग से दर्शाया गया? तो ज्योतिर्लिंग जो था वो एक सिंबॉलिक चित्र था इस प्रकार से। तो उसका जो ज्योतिर्लिंग बना था उस चित्र में एक मानव उसमें बैठा हुआ दिखाया गया, हाथ खड़े हैं और सिंबॉलिक रूप में, है ना। उसके बीच में एक ज्योतिर्लिंग टाइप का कुछ बना, ज्योति टाइप की बनी है जो सफेद रंग में बनी है। तो दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सोमनाथ होर द्वारा निर्मित छापा चित्र शीर्षक बच्चे की तकनीक क्या है? तो इसका सही आंसर एचिंग और एक्वाटिंट, एचिंग एवं एक्वाटिंट ये माध्यम हो जाएगा बच्चे शीर्षक से जो चित्र था। दरअसल एचिंग और एक्वाटिंट एक ही चीज है, फर्क ये है कि एचिंग नॉर्मल एचिंग होगी जिसमें एसिड का प्रयोग किया जाता है प्लेट पे स्केचिंग करने के लिए, है ना, या फिर प्लेट का क्षरण करने के लिए उसमें एसिड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक्वाटिंट में जो उसमें नॉर्मल चित्र बनेंगे, एचिंग में, एक्वाटिंट में थोड़ा सा शेडिंग वाली प्रक्रिया भी होगी, है ना, उसमें शेड भी बनेगा। तो दरअसल एचिंग का ही एक विकसित रूप है एक्वाटिंट। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कला के तत्व का भाग नहीं है? तो कला के तत्व आपके 6 तत्व हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, है ना। तो रेखा भी है, तान भी है, चित्रकला इसमें से नहीं है, तो चित्रकला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 334, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है? तो गर्म रंग समूह का हिस्सा नीला नहीं है, नीला एक शीतल रंग है, बाकी सारे जो है गर्म रंग के हिस्से हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल क्या है? तो अंतराल एक क्षेत्र है जिसको प्राचीन ग्रंथों में
स्थान निरूपण स्थान कहा गया है ना, सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया स्थान निरूपण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसको स्थान कहा गया, सॉरी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया और सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा गया, भूमि बंधन। और अभिलाषितार्थ चिंतामणि में स्थान निरूपण कहा गया, तो अंतराल को ही कहा गया, अंतराल को ये सारे शब्द वहां पर प्रयोग हुए, अंतराल यानी कि कलाकार का कार्य क्षेत्र। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 336, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय रूप का हिस्सा नहीं है? तो ज्यामितीय रूप का हिस्सा वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, पानी का गिलास इसमें से ज्यामितीय रूप का हिस्सा नहीं है, तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 337, निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल जो है सर्वाधिक कठोर होती है? तो सर्वाधिक कठोर जो पेंसिल होगी उसमें एच होगी। किस प्रकार समझते हैं? ये है आपकी एच बी। एच बी का मतलब होता है, एच का मतलब हार्डनेस और बी का मतलब ब्लैकनेस। तो यहाँ से जितनी इसकी बढ़ेगी, पॉइंट बढ़ेंगे, वो सॉफ्ट होती जाएगी और उसकी डार्कनेस बढ़ती जाएगी, यानी कि 2B 2B 3B 4B है ना, 6B 8B 9B 10B जो भी है 12B, जितने आगे बढ़ेंगे ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है ना, वो उतनी सॉफ्ट होती जाएगी और उसकी डार्कनेस उतनी बढ़ती जाएगी। माइनस में आएगी 2H, तो H का मतलब हार्ड, तो हार्ड होती चली जाएगी 3H, लेकिन उसकी ब्लैकनेस कम होती जाएगी है ना। मुख्य रूप से ये जो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए या फिर ज्यामितीय रूपों को बनाने के लिए, इस प्रकार से टेक्निकल ड्राइंग के लिए इस प्रकार की पेंसिलों का यूज होता है ना। तो इसमें से इनमें से देखिए सारे पॉइंट जो हैं वो डार्क के ही हैं, सबसे डार्क 8B, फिर 4B, फिर 2B कम भी, और सबसे इसमें हार्ड हो जाएगी H, तो H इसका सही आंसर होना चाहिए था पहला। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तेल चित्रण तकनीक में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? तो तेल चित्रण प्रयोग में नहीं यूज किया जाता है आपका ड्राई पेस्टल, जिसका नाम ही ड्राई है, ड्राई पेस्टल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए तेल चित्रण में तीसी का तेल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑयल है तो किसी भी प्रकार का ऑयल का प्रयोग करें, तेल चित्रण में कर सकते हैं। जैसे लियोनार्डो विंची बादाम के तेल का प्रयोग करते थे है ना, कठोर बाल वाली तुलिका का प्रयोग किया जाएगा, तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ड्राई पेस्टल का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पे, उसका किसी भी प्रकार से यहाँ पे संबंधित नहीं है वो। काला और सफेद जो रंग होते हैं वो उदासीन रंग कहलाते हैं, उदासीन इसका सही हो जाएगा है ना। इसके अलावा क्यूब, प्रिज्म और बेलनाकार ज्यामितीय रूप है। क्यूब, प्रिज्म और बेलनाकार ज्यामितीय रूप है। बात कर रहा है क्यूब की, तो क्यूब किस प्रकार का होता है? क्यूब सॉरी क्यूब जो है इस प्रकार का होगा है ना। तो ये एक 3D है, जो 3D होगा वो आपका रूप होगा। प्रिज्म जो है आपका इस प्रकार का प्रिज्म हो जाएगा, वो भी एक 3D रूप है। बेलनाकार जो भी आकृति होगी वो एक 3D रूप है। जो सर्कल है, त्रिभुज है, वो 2D होगा, तो वो आकार हो जाएगा, वो रूप नहीं होगा। ठीक है, तो रूप इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, साहबदीन किस राजस्थानी चित्रकला के चित्रकार हैं? तो साहबदीन जो है वो मेवाड़ शैली के कलाकार थे। साहबदीन, निसारदीन, मनोहर है ना, ये मेवाड़ शैली के कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी शैली के चित्रकार नहीं है? तो राजस्थानी शैली के मंसूर जो हैं वो राजस्थानी शैली से संबंधित नहीं है, वो आपके मुगल शैली के कलाकार हो जाएंगे, जहांगीर कालीन।
साहबदीन आपके मेवाड़ के हैं, नूरुद्दीन आपके बीकानेर के हैं, दाना आपके जोधपुर के कलाकार हैं। इसके अलावा चौगान खिलाड़ी शीर्षक के चित्र में राजकुमारी कौन सा खेल खेल रही है? तो चौगान का ही दूसरा नाम है पोलो, है ना। पोलो कहें या फिर चौगान कहें, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है, नागर और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य के कुछ चुनकर बने हुए मंदिर स्थापत्य का नाम बताएं। तो कुछ चुनकर मंदिर स्थापत्य अगर स्पष्ट नहीं हो तो आप इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं कि नेम द टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल क्रिएटेड थॉट द सेलेक्टिव मिक्सिंग ऑफ द नागरा एंड द्रविड़ ऑर्डर, है ना। तो मिक्सिंग की बात कर रहा है, मिक्सिंग, तो मिक्सिंग का मतलब आपका बेसर शैली हो जाएगा, है ना, क्योंकि नागर शैली आपकी उत्तरी भारतीय शैली थी। उत्तरी भारत के जो भी मंदिर थे वो नागर शैली के बने थे, और नागर शैली की उपशैलियाँ में हम देखते हैं खजुराहो शैली, कलिंग शैली, आपके सोलंकी शैली गुजरात वाली, है ना। तो ये सब नागर शैली के ही पार्ट थे। उनका पर्टिकुलर क्षेत्रीय प्रभाव आ गया तो हमने खजुराहो शैली कह दिया, कलिंग शैली हमने कह दिया, या फिर गुजरात शैली जिसको हम सोलंकी शैली कहते हैं वो हमने कह दिया। दक्षिण भारत में जो शैली पनपी तो वो आपकी द्रविड़ शैली थी। द्रविड़ शैली में मुख्य रूप से हम देखते हैं आपके चोल काल के मंदिर, है ना, पल्लव काल के मंदिर। लेकिन जो बेसर था तो बेसर दोनों मध्य भारत के जो मंदिर हो जाएंगे वो कुछ प्रभाव उनका द्रविड़ शैली का आ जाएगा, उसमें कुछ प्रभाव नागर शैली का आ जाएगा। तो दोनों मिक्सिंग रूप यानी कि चुनकर बने हुए मंदिर स्थापत्य वो बेसर शैली के मंदिर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कला इतिहास में देवताओं की मूर्तियों के अध्ययन कहलाते थे। तो देवता की मूर्तियों के जो अध्ययन थे वो प्रतिमा लक्षण विधा कहलाती थी। तो नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र देखकर मंदिर स्थापत्य की पहचान करनी है। तो ये जो शैली है वो मुख्य रूप से द्रविड़ शैली का मंदिर है, जिसमें आपके पिरामिडानुकार जो है इसमें शिखर होते थे, है ना, पिरामिडानुकार। देखिए आप इस प्रकार के देख रहे होंगे, इस प्रकार का जो शिखर होता था वो बेसर शैली का होता है। अगला क्वेश्चन है, तूतीनामा ग्रंथ चित्रण इनमें से किससे संबंधित है? तो तूतीनामा जो है ये अकबर कालीन जो ग्रंथ था, चित्रित ग्रंथ था, तो तोते का प्रेमालाप इसमें दिखाया गया था। तो तोतों से संबंधित ये हो जाएगा। लेपिस लाजुली रंग की प्रकृति नीला, अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फारस से मंगवाया जाता था, फारस अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गुफा बघोरा नदी के किनारे है? तो बघोरा नदी के किनारे जो है वो आपकी अजंता गुफाएं हो जाएगी। अजंता गुफा आपकी बघोरा नदी के किनारे हो जाएगी। इसके अलावा अजंता की गुफा संख्या 9 किस तरह की गुफा है? तो चैत्य गुफा वो है ना, जिसमें से 5 चैत्य हैं, 25 विहार हैं, 9, 10, 19, 26, 29, है ना, 5 इसमें चैत्य गुफा हो जाएगी। तो गुफा संख्या 9 जो है वो चैत्य गुफा होगी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास क्रम में प्रथम ध्वज के में बीच वाली पट्टी का रंग क्या था? तो जो बीच वाली पट्टी का रंग जो था पीला था स्टार्टिंग में। 1906 के लगभग जो विकास हुआ था, स्टार्टिंग जो ध्वज बना था 1906 में बीकाजी गामा द्वारा जिसको फहराया गया, तो उसके बीच वाले पट्टी में पीला था। बाद में 1921 के लगभग पिंगली वेंकैया द्वारा उसको डिजाइन किया गया, फिर उसमें संशोधन किया गया बाद में। फाइनल संशोधन जो है 1931 में, फिर 1947 में फाइनल उसमें चक्र वगैरह जोड़ा गया। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजा रवि वर्मा का एक माध्यम नहीं है। तो राजा रवि वर्मा का जो माध्यम नहीं है वो फ्रेस्को टेक्निक नहीं है। जल रंग में उन्होंने काम किया, तेल रंग में उन्होंने काम किया, तेल चित्रण उन्होंने थियोडोर जेनसन से सीखा था। जल रंग उन्होंने अलाइग्री नायडू से सीखी थी। ओलियोग्राफ में उन्होंने
अपने चित्रों की प्रतिलिपियां छपवाई फ्रेस्को चित्रण से, उन्हें ज़्यादा संबंध नहीं रहा। ऐसा नहीं कह सकते कि टोटली उन्होंने काम नहीं किया, कि दुखी पेंटिंगें बनाई होंगी, लेकिन मुख्य रूप से नकारात्मक जो वर्ड हो जाएगा वो आपका फ्रेस्को हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन सा चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुई? तो प्रवासी पत्रिका या फिर प्रवास पत्रिका में प्रकाशित जो चित्र था वो यात्रा का अंत है ना, लास्ट जर्नी, जिसमें एक ऊंट का चित्र बताया गया है, वो वाला प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व का जो आधार था वो रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार था। इससे पहले 2700 से 1700 बताया गया, वो पुरातात्विक अध्ययन के अनुसार था। ठीक है, बाकी सर जॉन मार्शल के अनुसार थोड़ा सा अलग डेट थी, लेकिन एक्चुअल डेट जो है रेडियो कार्बन डेटिंग जिसको C14 हम कहते हैं, है ना, तो उसके रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये डेट थी सही। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान था वो तिब्बत से था। तिब्बत से होते हुए आपके भारत को छूते हुए आपके जा रही है पाकिस्तान में, है ना। बाकी उसकी सहायक नदियां थी, सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम, है ना, ये उसकी सहायक नदियां थी, नदियां हैं। ठीक है, तो तिब्बत से उद्गम है, इसका स्टार्टिंग होता है 356 के लगभग जो क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला के अवशेष नहीं मिलते हैं? तो देखिए, इसमें से मुख्य रूप से चित्रकला के अवशेष नहीं मिलते हैं हमें। बर्तन कला, आभूषण कला, मूर्ति कला, सभी प्रकार के अवशेष मिलते हैं, लेकिन चित्रकला के अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तुलिका। तो लघु चित्रों में जो प्रयोग होती हैं मुख्य रूप से गिलहरी के बाल वाली तुलिका प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के कार्यकाल में मुगल लघु चित्र शैली का पतन हुआ था? तो पूर्ण रूप से पतन की बात कर रहा है, तो पूर्ण रूप से पतन हुआ था औरंगजेब के काल में। स्टार्टिंग की बात करें तो शाहजहां के काल से हमने कुछ अवशेष देख लिए थे, लेकिन इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो स्पष्ट रूप से बता रही है कि मुगल लघु चित्रकला शैली का पतन हुआ था पूर्ण रूप से, तो औरंगजेब के काल में हुआ था। जो चित्र था ये बताना था कि किसका था। निम्नलिखित चित्र को किसकी जीवनी में सम्मिलित किया गया? तो जीवनी जो है मुख्य रूप से ये चित्र बाज का था, मंसूर द्वारा बनाया गया था। तो मंसूर जो थे जहांगीर के दरबारी थे, तो जहांगीर नामा में इसको बताया गया है, इसका जिक्र किया गया है इस कलाकार का, उसके चित्र का भी। अगला क्वेश्चन था लास्ट, ये चित्र बताना था, इसकी प्रक्रिया क्या थी? तो ये चित्र जो था वो एचिंग चित्र था। ज्योति भट्ट का ये चित्र था, ज्योति भट्ट का, है ना, ज्योतिन्द्रनाथ भट्ट का। तो देवी इसका शीर्षक था, एचिंग में बना था, तो फेमस है, बार बार रिपीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।